आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन सबसे पहले आईएनएन चैनल के सभी नाजरीन को आईएनएन चैनल के इंतज़ामिया और पूरे स्टाफ की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। तेलंगाना बिलखुसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज ईद उल फित्र खामोशी के साथ गुजर गई और ईद के मौके पर कोई गहमा गहमी या खुशियों का माहौल नहीं देखा गया। कोविड कवायद और लॉकडाउन के बायस ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी की इजाज़त नहीं थी। शहर और अजला में महदूद तादाद में फजर के बाद मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जबकि आवाम की अक्सरियत घरों में जिक्र अस्कार, इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ के महफिल अफराद ख़ानदान के साथ मुनक़िद करते हुए नमाज शुक्राना अदा किया गया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की गईं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान ईद उल फित्र इंतहाई मोहतात अंदाज में मनाई गई और शहरियों ने अपने घरों में नमाज ईद या शुक्राना अदा करने पर इक्तफा किया। शहर हैदराबाद में किसी भी मकाम पर ईद उल फित्र का कोई बड़ा इज्तिमा मुनक़िद नहीं हुआ। शहरियों की जानिब से न सिर्फ नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद करने से गुरेज किया गया, बल्कि ईद के मौके पर बगलगीर होने से भी इज्तनाब करते हुए हुकूमत, उलमा और कायदीन की जानिब से की जाने वाली अपीलों पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया। रियासत तेलंगाना में हुकूमत और पुलिस की जानिब से ईद उल फित्र के मौके पर रियायत का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शहर हैदराबाद में कोई गहमा गहमी या इज्तिमात नहीं देखे गए, बल्कि बाज़ मकामात से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सुबह की अव्वलीन सातों में ही नमाजें अदा कर ली गईं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्'आ फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा नुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله।
ओके भैया। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं है। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है, जो कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला उसको आप लोगों ने इज्जत फरमाया और लॉकडाउन से कोऑपरेट किए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन के बाद हैदराबाद में चेन ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये नंबर कम होना शुरू होगा। शुक्रिया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ईद उल फितर के मौके पर राजभवन में काम करने वाले मुस्लिम स्टाफ के साथ राजभवन के सब्ज़ा-ए-ज़ार पर एक सादा तकरीब मुनक़िद की और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां गवर्नर ने मुस्लिम स्टाफ में मिठाई तकसीम की, जो कि राजभवन की तारीख में पहली बार हुआ। ముందుకు రండి మీరు ఉండండి సైడ్కి వందగా దేనికంటే మేము కొంచెం జరుగునా మాస్క్ ప్రాపర్లీ పెట్టుకోండి. నేను సైడ్గానే వస్తున్నాను. అంతా నిలబడదాం సేమ్ ప్లేస్ నిలబడండి నిలబడండి సేమ్ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में दाखिल होने वाली एम्बुलेंसों को सरहद पर रोक देने की इत्तलात के दरमियान एक बुरखापोश खातून का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने बीमार शोहर को हैदराबाद पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त मांगते हुए हाथ जोड़कर रोने गिड़गिड़ाते हुए रो रही है। बुरखापोश खातून अपने बीमार शोहर को लेकर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद आ रही थी कि पुलिस ने उसे रोक दिया। खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके शोहर की तबीयत खराब है और लम्हा लम्हा हालत बिगड़ रही है। खातून ने बताया कि हैदराबाद के हॉस्पिटल में उन्होंने बेड हासिल कर लिया है, बावजूद इसके पुलिस मुलाजिमीन उन्हें जाने से रोक रहे हैं। खातून ने ज़ारो क़तार रोते हुए हाथ जोड़कर इल्तिजा की, मेरे शोहर को बचा लो, पल्स रेट गिर रहा है, हालत बुरी है, मेरे शोहर की उम्र 30 साल है और मुझे छोटा बच्चा है, मेरे शोहर को कुछ हो गया तो कैसा। खातून ने कहा कि एम्बुलेंस को रोक दिया गया जबकि उनके शोहर की हालत बिगड़ रही है। पुलिस वाले पैरों पर गिरने पर लाठी से मार रहे हैं।
खातून ने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की है। హైదరాబాద్ జీవన్ హాస్పిటల్కి మాట్లాడుకున్నాం సార్, కానీ మాకు అక్కడ అంబులెన్స్ అలో చేయడం లేదు. మేము పంపియమనేసి లాంటితో కుట్టడానికి దాకా వచ్చినారు సార్. ఎమర్జెన్సీ పల్స్ పడిపోతా అందరినీ కూడా పంపించలేదు సార్. నా భర్తకి ఏమైనా అయిపోతుంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నా భర్తకి ఏమైనా చేసినట్టే. నా భర్తని కాపాడండి సార్ ప్లీజ్. ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీకి వస్తే ఆక్సిజన్ పెట్టలేదు అంటున్నారు. నేనేం చేయాలి సార్? ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్. పల్స్ పడిపోతుంది, గంటకి పల్స్ పడిపోతుంది సార్. హైదరాబాద్కి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది. ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి. వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళ కాలు మీద పడిపోతే కూడా వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు సార్. ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్. పేషెంట్ కండిషన్ సీరియస్గా ఉంది సార్. ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి. ఎందుకు సార్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది? మా ఆయనకి 30 సంవత్సరాలు సార్. నాకు చిన్న బిడ్డ ఉంది సార్. నేను వడ్డీకి డబ్బులు తీసుకొచ్చి అంబులెన్స్ మాట్లాడుకొని పోతున్నాను సార్. మీకు ఇంత కనికరం లేకపోతే ఎట్లా సార్? मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कोरोना के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाले मरीजों के एम्बुलेंस को तेलंगाना की सरहद पर रोक देने के अमल को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने दोनों रियासतों को मशवरा दिया कि वो इस मसले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हल कर लें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो इस मसले पर आंध्र प्रदेश के अपने हम मनसब से बात करें। వైద్యం పొందడానికి వస్తున్నటువంటి పేషెంట్స్ను తీసుకొస్తున్నటువంటి అంబులెన్స్లను తెలంగాణ సరిహద్దులు ఆపడం ఏదైతున్నదో ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు. మిగతా రాష్ట్రాలకు వేరు, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఒక సమన్వయం ఉండాలి, సహకారం అందించుకోవాలి. ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అధినేతలు కానీ అధికారులు కానీ చర్చించుకొని సమస్య పరిష్కారం చేయాలి తప్ప రోడ్ల మీద ప్రాణాల అరచేతిలో పెట్టుకొని మరి ప్రాణాలు దక్కించుకోవడం కోసం మృత్యుతో పోరాడుతూ మరి ట్రీట్మెంట్ కోసం హైదరాబాద్ వస్తున్నటువంటి పేషెంట్లతో కూడినటువంటి అంబులెన్స్లను సరిహద్దుల్లో ఆపివేయడం ఏదైతున్నదో అది ఏ రకమైనటువంటి మానవీయ కోణంలో చూసినా కూడా అది తప్పే. కాబట్టి నేను तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कोरोना वायरस एक नया मसला पैदा कर रहा है। बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद आने वाले कोरोना के मुतासरीन को तेलंगाना पुलिस सरहद पर ही रोक रही है। इसके नतीजे में तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाने वाली गाड़ियों को वहां के अवाम रुकावटें हायल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों के मरीजों को सरहद पर ही रोक दिए जाने पर मुख्तलिफ गोशों से की जाने वाली तनकीदों के दरमियान तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ श्रीनिवास राव ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के हजारों मरीजों का इलाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी रियासत के अवाम को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। हैदराबाद में इलाज के लिए आने से कबल उन्हें दवाखाने से रब्त पैदा करना होगा। अगर दवाखाने में बिस्तर खाली है तो कंट्रोल रूम को इसकी इत्तला मौसूल होगी। इसकी बुनियाद पर ही तेलंगाना स्टेट कंट्रोल रूम खुसूसी पास जारी करेगा। श्रीनिवास राव ने कहा कि इजाजतनामा रखने वालों को रोका नहीं जाएगा। इसी दौरान रिटायर्ड IAS ऑफिसर वेंकट कृष्णा राव ने सरहद पर एम्बुलेंस रोक दिए जाने पर शदीद एतराज करते हुए हाईकोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दाखिल की, जिसे चीफ जस्टिस भीमा कोहली और पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। दरखास्त गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो एम्बुलेंस को रोकने के अमल को गैर कानूनी करार दें, रियासत में एम्बुलेंस के दाखिले की इजाजत दें। उधर आंध्र प्रदेश हुकूमत भी इस केस में मुदाखलत की है। आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल श्रीराम ने कहा कि दीगर रियासतों के अवाम को रोकना गैर दस्तूरी और गैर कानूनी है, जिस पर तेलंगाना के एडवोकेट जनरल प्रसाद ने हुकूमत के मौक़िफ़ को पेश किया। उन्होंने अदालत को बताया कि 4 रियासतों के कोरोना मरीज हैदराबाद आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के उस जियो पर स्टे लगा दिया है जिसमें दीगर रियासतों से आने वाली एम्बुलेंसेस की एंट्री पर बैन लगाया गया था। अब बात कोरोना
अपडेट की दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में दुनिया में 7,51,488 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई और 13,843 की मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 33,44,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 करोड़ 98 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 88 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद कम हो रही है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 3,42,896 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई, जबकि 3,44,570 ठीक हो गए और 3,997 मरीजों की मौत हो गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसों और अमवात में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 4,305 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 29 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,20,709 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 54,832 नमूनों का टेस्ट किया गया। रियासत भर में हलाकतों की तादाद 2,896 हो गई है। हैदराबाद की हुसैन सागर और कुछ दीगर झीलों में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल मिले हैं। एक स्टडी में बात सामने आई है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि इनसे इन्फेक्शन आगे नहीं फैला। हुसैन सागर के अलावा नाचाराम के पिद्दा चेरुवु और निजाम तालाब में भी वायरस के मटेरियल मिले हैं। स्टडी में पता चला कि पानी में ये जेनेटिक मटेरियल इसी साल फरवरी में बढ़ना शुरू हुए, जब मुल्क में वबा की दूसरी लहर की शुरुआत हुई। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ने मिलकर यह स्टडी की है। 7 महीनों के दौरान हुई इस स्टडी में पहली और दूसरी लहर को कवर किया गया है। स्टडी के मुताबिक आबादी से जो अनट्रीटेड और गंदा पानी आया, उसी की वजह से कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल झीलों और तालाबों में फैले। हालांकि इस जेनेटिक मटेरियल से कोरोना इन्फेक्शन आगे नहीं फैला और इसे मौजूदा लहर के असर और आने वाले लहर के अंदाजे की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीसीएमबी के डायरेक्टर ने एक न्यूज़ वेबसाइट से बातचीत में बताया कि इसी तरह की कई स्टडीज दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी की गई है। इसमें पानी में वायरस की मौजूदगी का पता चलाने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि पानी में अब तक जो जेनेटिक मटेरियल मिला है वो असल वायरस नहीं है। ऐसे में पानी के जरिए चेहरे या मुंह से इन्फेक्शन फैलने की गुंजाइश कम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी सरगर्मियों और गंदे पानी के चलते पानी में जो जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, उसके बढ़ने या घटने पर नज़र रखकर हम आने वाली लहरों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टडी के लिए हम मुल्क के दूसरे शहरों में भी इसी तरह की निगरानी का इंतज़ाम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी इलाकों के अलावा कस्बाई और दही इलाकों में, झीलों में भी इन टीमों ने स्टडी की है और इन झीलों में कोरोना वायरस के जीन्स नहीं मिले। ऐसे में यह माना जा सकता है कि शहरी इलाकों की झीलों और तालाबों की स्टडी करके इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे में उस सेगमेंट को, सोसाइटी को इन्फेक्शन के हालात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है जो इन तालाबों के किनारे बसे हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करवाने के लिए जो मरीज दवाखाने में शरीक हो रहे हैं वो 90% सेहतयाब होकर अपने घरों को जा रहे हैं। डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में ब्लॉक कोरोना के 3 मरीज जेर इलाज हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि गांधी हॉस्पिटल में बेड्स की कोई किल्लत नहीं है। आईसीयू में शरीक मरीजों को ठीक होने पर ऑक्सीजन बेड्स पर मुंतकिल किया जाता है और वहां से मजीद ठीक होने पर नॉर्मल बेड्स पर मुंतकिल किया जाता है। इसके बाद सेहतयाब होने के बाद घर मुंतकिल कर दिया जाता है। विजयनगरम में व्यापाड़ा में एक कुंबे के 3 अफराद ने जो कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे, खौफ की शिद्दत का शिकार होकर इन तीनों ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। इतलात के मुताबिक 62 साला सत्यनारायणा, उसकी अहलिया 52 साला सत्यवती और उसकी 84 साला मां वेंकट सुब्बम्मा जो नालाबेली गांव के रहने वाले थे, वाइजाग के चोडावरम को एक दहा पहले गए थे
ताकि वहां कुछ काम करके कमा सकें। ताहम कोरोना की वजह से उनका छोटा मोटा कारोबार भी मुतासिर हो गया और उनकी आमदनी ना के बराबर हो गई। चुनाचे वो नालाबिली गांव वापस आ गए। वहां उन्हें पता चला कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। तीनों को यह खदशा था कि कोरोना खतरनाक मर्ज है और वो जिंदा नहीं बचेंगे। आखिरकार इससे बचने के लिए उन्होंने पहले जहर खाया और बाद में कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मकामी लोगों ने उनकी लाशें कुएं में देकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। गैर जरूरी खौफ ने इन 3 अफराद की जान ले ली। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोरोना के शुबा में गांव वालों की जानिब से बातचीत बंद कर देने पर दिल बर्दाश्ता शख्स ने खुदकुशी कर ली। चोट मंडल के मौजू जय केसाराम से ताल्लुक रखने वाला 38 साला ड्राइवर पिछले कुछ दिनों से बीमार था। एहतियाती तौर पर उसने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। कोरोना के शुबा में गांव वालों ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। गांव वालों के रवैये की वजह से वो सदमे में था और कल उसने फांसी ले ली। मालूम हुआ कि मुतवफ़ी ने 2 मरतबा कोरोना का टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मरने से पहले भी उसने 1 मरतबा और टेस्ट करवाया और उसकी मौत के बाद जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव थी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने लॉकडाउन की अमलावरी का शख्सी तौर पर जायजा लिया। उन्होंने आज सुबह में एरागड्डा चेक पोस्ट का मायना किया और लॉकडाउन की अमलावरी का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि 10 बजे दिन के बाद सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी हैदराबाद में काफ़ी सख्ती बरती गई। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम नरेंद्र और उनके सब इंस्पेक्टर्स ने आज मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद के पास गाड़ियों की तलाशी ली और गैर ज़रूरी लॉकडाउन के दौरान घूमने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज किए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने ऐलान किया है कि स्पुतनिक वी टीका मार्केट में मुतारिफ किया गया है। कंपनी ने ऐलान किया कि उनके कंपनी के कस्टम्स फार्मा सर्विसेज डिपार्टमेंट के ग्लोबल हेड की हैसियत से काम करने वाले दीपक सुप्रा ने हैदराबाद में पहला टीका ले लिया है। स्पुतनिक टीके की एक डोज की कीमत 948 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 5% GST अलहदा तौर पर वसूल किया जाएगा। आइंदा माह से ये टीका मार्केट में सारिफिन के लिए दस्तयाब होगा। Yeah, that's good. All vaccines That's they great. give only left. Yeah. All It's a hospitals. preferable, sir, because right hand we will do the work and all, it will be very painful. Sir, On the don't best, worry, sir. see this Don't side. worry, see this side. See this side. This side. Don't worry. Hello, sir. Congratulations. Pause. Pause. Today is a historical day for both India and Russia. This is the first time when Sputnik V vaccine has started to be administered in India, and this became the first foreign-made vaccine to be administered in India. But really, Sputnik V is a Russian-Indian vaccine. A big part of Sputnik V production will be in India. We expect to produce more than 850 million doses in India this year. And Russia is standing together with India in this fight for COVID. We're increasing shipments of Sputnik V to India. We're increasing production of Sputnik V in India. We hope for an introduction of Sputnik V Lite to India soon. And we have no doubt that together, working very hard, working together, we will defeat COVID. So we wanted to celebrate this day today with India, and we are together in our joint. Today is a historical day for both India and Russia. This is the first
तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन में कोरोना के मरीजों के लिए राहुल गांधी केयर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों की खिदमत के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। कोरोना के मुतासरीन को जरूरत के मुताबिक प्लाज्मा और ऑक्सीजन सरबराह किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से कोरोना फैल रहा है। జీతం వస్తుంది ఆయన మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతారు. మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఏ నర్సింగో ఏ చారియో మరి వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఈ లక్షల రూపాయలు ఎట్లా కట్టాలి? అరే ఏంటి దుర్మార్గం? ఇప్పుడు ఒకటి జిల్లాల నుంచి అంబులెన్స్లు అంటే ఏమీ నియంత్రణ లేదు ప్రభుత్వంది, ఏమీ నియంత్రణ లేదు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లేడు. అదేదో విచిత్రం, మనం ప్రెసిడెంట్స్ రూల్లో ఉన్నట్టుగా చీఫ్ సెక్రటరీ మాట్లాడతారు. ముఖ్యమంత్రి వరకు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి ప్రజలకి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది కానీ హామీ ఇచ్చింది లేదు. సో నేను ఐ గో బ్యాక్ టు ఈ ఛార్జీల విషయంలో జిల్లాల నుంచి గతంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అంబులెన్స్లేమో కోవిడ్ పేషెంట్స్ ని జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకురావడం లేదు. 108, 104 వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేసింది. प्राइवेट एम्बुलेंस बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना के मुतासरीन को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करें। उन्होंने आज वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में कोविड वार्ड का मायना किया और कोरोना के मरीजों से इलाज किया और दीगर सहूलियात से मुतालिक वाकिफियत हासिल की। उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने पीएम केयर फंड के तहत रियासत को 100 वेंटिलेटर्स अतिये में दिए थे, लेकिन रियासती हुकूमत उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। ప్రజలను కాపాడడం కోసం తీసుకునే నిర్ణయానికి తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. లాక్డౌన్ నిర్ణయాన్ని కూడా భారతీయ స్వాగతిస్తున్నది, తప్పకుండా సపోర్ట్ ఇస్తున్నది. ఇదే పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలెవరికి ఇబ్బంది కాకుండా, కోవిడ్ పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది కాకుండా, సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది. సరైన నివేదికలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది. మరణాల సంఖ్యను సరైన విధంగా వాస్తవ రూపంగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. దానివల్లనే ప్రజల లోపల భద్రత వస్తుంది. నివేదికలు తప్ప मरकजी हुकूमत ने आज वाजे किया है कि सीबीएसई 12वीं जमात के इम्तिहानात मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए जाने के इम्कानात से मुतालिक इतलात में कोई सदाकत नहीं है। इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख किए जाने से मुतालिक चंद मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया में जारी इतलात गलत हैं। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के आमंगल में कत्ल की अजीब व गरीब वारदात पेश आई। अभी तक आपने पढ़ा या सुना होगा या देखा होगा कि किसी भी शख्स का कत्ल हथियार के जरिए किया जाता है या फिर गोली मार दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि गाड़ी से टक्कर देकर एक नौजवान की जान ले ली गई। पुलिस ने बताया कि मेडीगड्ढा तांडे से ताल्लुक रखने वाले बालकिशन और निरंजन सिंह के खानदानों के दरमियान गुज़िश्ता 20 साल से अराजियात तनाज़ा है। दोनों आपस में भाई बताए गए हैं। हाल ही में बालकिशन सिंह के खानदान से जान का खतरा लाख होने की शिकायत निरंजन सिंह और राजेश सिंह ने आमंगल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। दोनों भाई हमला होने के खौफ से परेशान थे। कल वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ कारों में मेडीगड्ढा गेट के पास वाक़े खेत पहुंचे। इस दौरान बालकिशन सिंह अपने हामियों के हमरा लॉरी लेकर वहां पहुंचा और उसने 2 कारों को टक्कर दे दी। उन्होंने राजेश सिंह के दोस्त 26 साल संदीप सिंह को टक्कर देकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात ने हादसात पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये शुकूक व शुबात पैदा होते हैं कि क्या तमाम हादसात इत्तेफाकी नहीं होते, जानबूझकर जान लेने के लिए भी टक्कर दी जा सकती है। तुनिशिया के साहिल पर लीबिया से गैर कानूनी मुहाजिरों को ले जाने वाली एक कश्ती के पलट जाने से कम 17 अफराद की मौत हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की लीबिया ब्रांच ने जुमेरात की देर रात इस हादसे की इत्तला दी।
आईओएम के तर्जुमान सफा मुसहली ने ट्वीट करके कहा कि रेस्क्यू अफसरान की जानिब से बचाए गए 2 अफराद के मुताबिक आज तुनीशिया साहिल से कम 17 मुहाजिरों के डूबने से मौत हो गई। नाजरीन, इस न्यूज़